लेट अस से। तो बेटे मैं थर्ड पॉइंट आपको बता रहा था आउट ऑफ 4 पॉइंट्स। इस क्लटर को हटाओ भाई, कोई दूसरा लाओ। तो मैं ये कह रहा था कि आप किसी को अपने बिल को इंडोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिल जो होते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं। योर बिल इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। किसी को भी हमें पैसे देने हैं तो हम कैश दे सकते हैं, उसी तरह हम चेक दे सकते हैं ना। हम किसी को ड्राफ्ट दे सकते हैं पेमेंट करने के लिए, उसी तरह हम अपना बिल भी दे सकते हैं, क्योंकि बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो बेटा इस केस में हमने माना है कि हम जेड एक बंदा है, उसका नाम जेड है, जेड को अपना ये बिल भेज रहे हैं। किस डेट में? किसी भी डेट में। मान लीजिए फरवरी 1 को हमें किसी थर्ड पार्टी को बिल इंडोर्स करना है, तो क्या एंट्री होगी? जेड डेबिट टू BR एंड अमाउंट इज 4,000 and 4,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा मैंने क्या बताया कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी को पेमेंट करना है हमें 4,000, तो 4,000 हम कैश नहीं दे करके अपना बिल दे दिए। उस बंदे का नाम जेड था, तो जेड टू BR। इसके बुक में क्या एंट्री होगी? वाई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि इसे पता ही नहीं चलेगा। आपके पास बिल है, आप रख रहे हो, फाड़ रहे हो, डिस्काउंट करा रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो, इसको कैसे पता चलेगा? ये तो कलकत्ता में बैठा हुआ है और ये दिल्ली में बन रहा है। इज इट क्लियर? तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जेड टू BR। ठीक है। अब जैसे ही ड्यू डेट आएगा, यानी अप्रैल 4, जैसे ही ड्यू डेट आएगा, बिल तो हमारे डिसऑनर्ड हो गए, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो हमने क्या बताया आपको? आप रिवर्स एंट्री पास करेंगे। आप क्या पास करेंगे? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी? Y टू BR। फिर वही रूल याद कीजिए, Y टू, क्या हम BR लिखेंगे? नहीं ना। अभी क्या बताया था रूल कि अगर आप BR को क्रेडिट कर चुके हैं, तो जिस चीज को आपने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां पर एंट्री होगी Y टू Z एंड अमाउंट इज 4,000 and 4,000। बात समझे बच्चों? क्या हमने बताया आपको? हमने बताया कि आपको रिवर्स एंट्री करनी है, यानी Y टू BR करनी है। ठीक है। लेकिन अगर BR पहले क्रेडिट हो चुका है तो कैसे क्रेडिट करेंगे? यहाँ BR है ही नहीं तो क्रेडिट कैसे करेंगे? तो अगर क्रेडिट हो चुका है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेबिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो डेबिट हुआ होगा ना। जो चीज डेबिट हुए उसको क्रेडिट कर दीजिए, यही रूल मैंने बताया। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? Y टू Z। क्लियर हो रही है बात? और यहां पर क्या एंट्री पास करेंगे? ये हो गया एंट्री क्लियर। यहां पर बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे? ये एंट्री पास करेंगे अप्रैल 4 को BP, रिवर्स एंट्री BP टू X, BP अकाउंट डेबिट टू X एंड अमाउंट इज 4,000 और 4,000। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? समझ में आ रही है बात बच्चे? तो ये हमारा पॉइंट हुआ जब आप किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आइए। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। द फोर्थ पॉइंट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बेटा इसमें मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में? हमने आपको बताया था कि ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले हम बैंक में अपना बिल दे देते हैं और कहते हैं कि आप हमें पेमेंट कर दो। 2-3 दिन पहले इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को चेक होते हैं। जैसे आप चेक किसी को दे देंगे तो तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। उसी तरह 2-3 दिन पहले हम भेज देते हैं। ड्रॉई ड्यू डेट में पेमेंट करता है और बैंक आपको पेमेंट कर देता है। तो इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल का कलेक्शन लेने के लिए हमने बैंक में अपने बिल को भेज दिया। तो बेटे ये 2-3 दिन पहले होता है, तो मान लो अप्रैल 1 हमने माना,
और हमारी एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR. The entry will be bill sent for collection to BR. Is it clear? Have you any doubt? समझ लो बात को. जब हमारा ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट कब आएगा, अप्रैल 4 को आएगा, तो उसके 2 या 3 दिन पहले अप्रैल 1 को जैसे हमने माना बैंक को दे दिया, बोला कि हमें भाई मेरा बिल मैच्योर्ड हो रहा है, हमें पैसे चाहिए. क्लियर हो रही बात? तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR. अब देखिए हो क्या रहा है, देखो क्या कुछ बच्चे नहीं इंटर कर पाए हैं क्या, है तो सारे तो इंटर है. क्लियर है? हाँ बेटे, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR. अचानक क्या होता है, बिल डिजॉनर्ड होता है, पेमेंट तो मिल नहीं रहा है, बिल डिजॉनर्ड हो गया. तो बिल डिजॉनर्ड हो गया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे अप्रैल 4 में, रिवर्स एंट्री, यानी Y2. क्या हम BR कर दें बच्चों, क्या BR कर दें, बोलिए क्या हमें BR करना चाहिए? हमने क्या आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि जिस चीज को आप डेबिट करेंगे, जिस चीज को आप डेबिट करेंगे BR को क्रेडिट करने के बाद, तो उसी चीज को हम क्रेडिट कर देते हैं. तो यहां पर Y2 बिल सेंट फॉर कलेक्शन, द एंट्री विल बी Y डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. एक ही रूल याद रखो कि करना रिवर्स एंट्री ही है, हमें करना रिवर्स एंट्री ही है. अनिकेत हैज इंटर्ड द वेटिंग रूम एडमिट. अनिकेत नहीं इंटर हो पा रहा है, तो Y2 बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिख देंगे, क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था BR को क्रेडिट करके, तो इसकी जगह क्या एंट्री हो जाएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन. हमेशा रिवर्स एंट्री करना है, लेकिन BR अगर पहले क्रेडिट कर चुके हैं तो जिस चीज को डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे डिसऑनर्ड की एंट्री करते वक्त, ये याद रखना. यहां पर क्या एंट्री होगी, ये बच्चों एक एंट्री पास करेगा और वो है BP टू X. बेटे ये हर सिचुएशन में एक एंट्री पास करेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, इन्हीं के पास ऑप्शन, ही हैज सम ऑप्शन. इज इट क्लियर? समझ में बात आ रही है? इज देयर एनी डाउट? हाँ बोलो बेटा, बता देते हैं. देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला एक बार और बता दें. बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला पूछ रहे हो ना बच्चे? देखो, हाँ देखो, चौथा सिचुएशन क्या होता है कि हम कलेक्शन के लिए, बिल के पैसे प्राप्त करने के लिए, टू रिसीविंग द मनी फ्रॉम बिल, हम बैंक में इसको भेज देते हैं. तो ये 1-2 दिन पहले भेजते हैं. कब भेजते हैं? 2-3 दिन पहले भेजते हैं. तो जब हम भेजेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR. क्या लिखेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR. क्लियर है? अगर ये पेमेंट करता, हेलो, अगर ये पेमेंट करता तो बैंक आ जाता, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. लेकिन ये बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है. डिसऑनर्ड कैसे ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करेंगे. हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करेंगे. और रिवर्स एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, Y टू BR. Y तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन BR क्रेडिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको एक रूल बताया. क्या रूल बताया? कि जिस चीज को भी आप डेबिट करेंगे, जिस चीज को भी आप डेबिट करेंगे, है ना, BR को क्रेडिट करके, उसी को क्रेडिट करना होगा. यहां 2 बार BR क्रेडिट नहीं होगा, यहां तो क्रेडिट हो चुका है, फिर तो क्रेडिट नहीं होगा. तो जो भी डेबिट हुआ है BR को क्रेडिट करके, उसको आप क्रेडिट करेंगे. समझ में आया कुशल या नहीं समझो? बोलो, फिर से बता देंगे, चिंता कोई बात नहीं है. यस सर, हो गया. यस सर, हो गया. वेरी गुड. ठीक है बच्चे, तो ये हमारा 3rd पॉइंट था कि, सॉरी 4th पॉइंट था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन. तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए जब बिल हमारे डिसऑनर्ड हो जाते हैं. जब हमारे बिल क्या हो जाते हैं, डिसऑनर्ड हो जाते हैं. एक बार फिर इस चीज को सीखेंगे
क्योंकि अगली चीज जो है उसमें भी ये चीजें आती है। अगला पॉइंट है हमारा, मिटाए ना, अगला पॉइंट बताए ना, अगला पॉइंट है हमारा नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर्ड ऑफ बिल खत्म हो गया, अब हम आपको नोटिंग चार्जेस बता रहे हैं। फटाफट करते हैं, फिर एकोमोडेशन बिल करेंगे। बेटा फटाफट का कोई रूल मत रखो सीए में, सीए में कॉन्सेप्चुअली और धीरे धीरे आराम से समझो, है ना। फटाफट करोगे तो दिक्कत हो। ओके, समझ रहे हैं। श्रुति तुम कुछ बोलना चाह रही हो या तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है, ब्लैक आ रहा है? नहीं सर। चलो ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बातें? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, बेटा ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है, समझिए बात को। नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारे चेक डिसऑनर्ड होते हैं तो जानते हो कुछ पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, हमारे कुछ पैसे अकाउंट से कट जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, एक नोटिंग चार्जेस लगता है। नोटिंग चार्जेस का क्या रूल है कि आप परेशान करने के लिए झूठ मूठ का बिल लिख दिए और बिल के ड्रॉइंग ने उसको डिसऑनर्ड कर दिया। अब डिसऑनर्ड कर दिया तो परेशानी हो गई, बैंक वाले तो झूठ मूठ के परेशान हो गए, तो वो क्या करते हैं, एक तरह का फाइन लगाते हैं। एक तरह के क्या लगाते हैं, फाइन लगाते हैं, और वो ड्रॉअर से वो पैसे लेते हैं। किससे वो पैसे लेते हैं? एक ही रूल समझना है कि जिनके पास बीआर होता है उनसे वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है कि ड्रॉइंग को देना पड़ता है। जरा यहां पर समझना है, एक बात आप समझिए बेटा, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, आपने उनको फोन किया या उसका डेट पहले से फिक्स है, मान लो अप्रैल 4 को हमें किसी से पैसे लेने हैं, तो आप तिलैया में रहते हैं, आप कोडरमा चले गए पैसे लेने के, कार से आपने गए और आपको 4000 लेने हैं उनसे, लेकिन वो बोला कि किसी वजह से हम नहीं दे पाएंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि देख 4000 तुमसे लेने थे, आपसे 4000 हमको लेने थे, प्लस 200 रुपीज का मेरा पेट्रोल जल गया कार में, तो अब मैं आपसे 10,200 लूंगा और उनको 4,200 लूंगा। 4,000 का बिल है ना, तो 4,200 लेना, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो पेट्रोल किसका जल गया, आपका जल गया ना। तो वही सिचुएशन होता है, बैंक जो है जिनके पास बीआर होते हैं उनसे पैसे कट कर लेता है, लेकिन ये गलती बीआर वाले की तो होती नहीं है, गलती ड्रॉइंग की होती है। जिसके पास बीपी है, जिसके पास बिल्स पेबल है, उसकी गलती होती है बेटा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करता है, बोलता है कि ठीक है अभी तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये पैसे मैं तुमसे लूंगा, तुमने पेमेंट नहीं किया, तुमने पेमेंट नहीं किया, जिसके चलते मुझे नोटिंग चार्जेस देना पड़ रहा है। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये पैसे मैं आपसे लूं। क्लियर हो रही बात? तो इसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। एक सर्टेन फाइन जो नोटरी पब्लिक लेता है, समझ रहे हैं ना बात को, नोटरी पब्लिक लेता है, उससे लेता है जिसके पास बीआर होते हैं। बस इतना ही समझिए। देखिए फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए इस बार नाम चेंज कर देते हैं ए एंड बी, लेकिन ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शहर में है, इवन ये अलग अलग शहर में भी। इज इट क्लियर? तो बेटा ए सोल्ड गुड्स टू बी, सपोज फिर से शुरू से चलते हैं, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो एंट्री विल बी, एंट्री क्या होगी, एक डेट मेंशन करो, जनवरी 1 में एंट्री होगी बी टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू, नेम है तो हमने अकाउंट नहीं लिखा, बी टू सेल्स, और अमाउंट चलिए इस बार 10,000 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, 4,000 थोड़ा छोटा लग रहा है। तो बेटा ए ने बी को सेल किया, तो बी क्या किया होगा, परचेज किया होगा। अरे भाई इसने सेल किया तो उसने परचेज किया, तो उसकी बुक में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए एंड अमाउंट इज 10,000 एंड 10,000 और 10,000। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा,
ए को विश्वास है नहीं बी पर, ए को बी पर विश्वास नहीं है, तो ए क्या करेगा बच्चों, बी पर एक बिल लिखेगा, बी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, बी क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न करेगा तो ए अपने बुक में एंट्री क्या पास करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, एंट्री विल बी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 और 10,000। ये अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ए टू बीपी एंड अमाउंट इज बी डेबिट 10,000 और 10,000। इसीलिए बच्चों हमने कहा था कि ये एंट्री तो आपको एकदम हमेशा ध्यान रखनी होगी। अनिकेत तुम कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, अनिकेत तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, समझ में आ रही बातें? अच्छा, यस, वेरी गुड। तो बेटा ये एंट्री तो हर क्वेश्चन में होगी कि आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, क्योंकि आप ट्रेड बिल सीख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद एकोमोडेशन बिल सीखेंगे। तो ट्रेड बिल में परचेज और सेल होना जरूरी है। तो ए ने बी को बेचा तो ए सेल्स की एंट्री किया और बी परचेज की एंट्री किया, फिर ए ने बी पर बिल लिखा तो एंट्री क्या पास हो गई, बी आर टू बी, और इसके बुक में ए टू बी। ये दो एंट्री तो हमेशा होगी। अब क्या आता है, क्योंकि आप नोटिंग चार्जेस सीख रहे हैं, तो नोटिंग चार्जेस तभी लगता है जब बिल डिसऑनर्ड हो। जब ऑनर्ड हो जाएगा तो नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। तो पहला सिचुएशन क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना बच्चों, पहला सिचुएशन क्या था, पहला होल्ड द बिल टिल ड्यू डेट, होल्ड द बिल टिल ड्यू डेट। आप ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखते हो, मतलब आपको पैसे वैसे की कोई बीच में जरूरत पड़ी नहीं, आपको विश्वास केवल नहीं था बी पर, तो आपने उससे एक रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया है ना भाई कि तुम इस डेट में हमें पेमेंट करो। ठीक है बच्चों, तो होल्ड द बिल टिल ड्यू डेट, आप ड्यू डेट तक अपने बिल को होल्ड करके रखें। क्लियर है बात? और अचानक बिल डिसऑनर्ड हो गई, डिसऑनर्ड तो हुई, साथ में नोटिंग चार्जेस भी लग गया, और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट हम मान लेते हैं 100 रुपीज। हमें कितना नोटिंग चार्जेस लग गया, 100 रुपीज। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चों, देखिए रिवर्स एंट्री होगी, जरा गौर से देखना, बी टू बी आर, बी टू बी आर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जिसके पास बीआर होता है, बिल रिसीवेबल होता है, उससे एट प्रेजेंट नोटिंग चार्जेस लिया जाता है। एट प्रेजेंट नोटिंग चार्जेस किससे लिया जाता है, जिनके पास बीआर होता है। तो एंट्री क्या पास होगी, टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो रही बात? एंट्री क्या पास हुई, बी टू बी आर, रिवर्स एंट्री हो गई, और टू बैंक, यानी ये 10,000 और ये 100, 10,100। अब कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है कि बीआर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, बी को डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट 10,000 की जगह 10,100 से किया है, 10,100 से किया है। यहां हम भूल से भी नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम हमारा हो जाएगा। ये इनकम तो नहीं है ना, हम तो पेड कर रहे हैं, तो टू बैंक लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। यानी कि अब आप सोचिए बैलेंस शीट में अब 10,100 डेटर दिखाएंगे, मतलब अब हम बी से 10,000 नहीं लेंगे बल्कि 10,100 लेंगे। समझ लो बात को, हम कितना लेंगे, 10,100 रुपये। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम रिवर्स एंट्री पास किए, बी टू बी आर, और चूंकि पेमेंट हमको करना है तो टू बैंक, यानी ये क्या हो गया, बी डेबिट हो गया 10,100। ये अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा बच्चों, ये एंट्री पास करेगा अप्रैल 4 में, ये भी अप्रैल 4 की एंट्री होगी, 3 मंथ्स के बिल थे। ये एंट्री करेगा बीपी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। समझ रहे हो ना?
बीपी कितनी होगी बच्चों? 10,000 और नोटिंग चार्जेस 100 और ये 10,000 1। अब कॉन्सेप्ट को समझो, बीपी तो डेबिट कर दिया 10,000 के 10,000। नोटिंग चार्जेस अभी क्या बताया? नोटिंग चार्जेस एक नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंसेज है, तो ये एक्सपेंसेज को डेबिट किया, इसके लिए ये एक्सपेंसेज है, लेकिन इसके लिए ये इनकम नहीं है क्योंकि ये इसको नहीं मिल रहा है, ये बैंक को मिल रहा है। तो ये एक्सपेंसेज दिखाया 100 रुपीज क्योंकि अल्टीमेटली इसको देना है, और इसने क्रेडिटर बनाया ए को 10,100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि अब हम तुमसे 1,100 लेंगे, ये कह रहा है कि ठीक है हम तुमको 1,100 देंगे। क्रेडिट किया मतलब क्रेडिटर बनाया, डेबिट किया मतलब डेटर बनाया। क्लियर हो गई बात? समझे बात को? ये है नोटिंग चार्ज। हाँ बोलो बेटा। सर नोटिंग चार्जेस लगाता कौन है? नोटरी पब्लिक लगाता है बच्चों, नोटरी पब्लिक लगाता है नोटिंग चार्जेस, है ना, और उससे लेता है जिसके पास बीआर होते हैं, बिल रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, नोटरी पब्लिक लगाता है और जिसके पास बीआर होते हैं उनसे लेता है वो पैसा, लेकिन वो अल्टीमेटली ड्रॉई को देना पड़ता है।